कराने वाले आगे निकलते हैं। भ्रष्टाचार से देश को मुक्त कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आगाज हो रहा है कौन बनेगा मुख्यमंत्री का। और शुरुआत जहां दूध दही का खाना वो है नंबर 1 हरियाणा। वाकई जो जुमला मेरे जहन में आता है हरियाणा को और उसकी सियासत को लेके वो है सर्वगुण संपन्न। यहां पर जज्बा भी है, धोखा भी है, आयाराम गयाराम है, यानी कि संपूर्ण मनोरंजन है यहां की सियासत में। और आज एबीपी न्यूज पर हम चर्चा करने जा रहे हैं हरियाणा की सियासत की, क्योंकि चुनाव होने जा रहे हैं। सबसे पहले मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा 2 बेहद खास मेहमानों को। हमारे साथ हरियाणा के सिंचाई मंत्री अजय यादव साहब हैं और बीजेपी की तरफ से कैप्टन अभिमन्यु। आप दोनों प्लीज मंच पर आएं और अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अजय जी आप यहां पर आएं और कैप्टन अभिमन्यु आप इस तरफ आएं, यानी कि मोदी जी की छत्र छाया में और आप राहुल जी की छत्र छाया में। तो आगाज हम करने जा रहे हैं और सबसे पहले मैं अपने मेहमानों से पूछना चाहूंगा कि जनता उन्हें क्यों वोट दे। और अजय यादव जी आपके 2 मिनट शुरू होते हैं अब। देखिए, जहां तक सवाल है हरियाणा गवर्नमेंट का, 2004-05 में जो चौटाला सरकार की जो प्लान बजट था वो 2305 था और 2014-15 में बढ़कर 32,731 रुपया हो गया है। और जो प्रति आय जो व्यक्ति की थी उनके राज में 37,972 थी और आज हमारे समय में 1,33,236 रुपये हमारी प्रति आय व्यक्ति की हुई है। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने 2004-05 में कुल जो पावर जनरेशन थी वो 1578 मेगावाट थी। आज 5300 मेगावाट बिजली हम खुद पैदा कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है आप देखेंगे कि टोटल उत्पादन जो है बाहर से अंदर से उस टाइम 4033 था और आज के समय 10,000 मेगावाट बिजली हमें मिल रही है। हम शहरों में 24 घंटे और 22 से 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। देहात के अंदर हम 14 घंटे बिजली दे रहे हैं और 8 घंटे बिजली हम जो है अपने ट्यूबवेल्स को दे रहे हैं। इसके अलावा जो है पानी के बंटवारे के लिए हमने 392 करोड़ की BML हांसी भूटान लिंक ब्रांच बनाई, जो कि सुप्रीम कोर्ट में मैं समझता हूं कि जो इनके अकाली दल है उन्होंने इनेलो के साथ मिलकर और कोर्ट में स्टे ले लिया, उससे पानी का समान बंटवारा होना था। दादूपुर नलवी प्रोजेक्ट जो है वो हमने तकरीबन जो है जो नॉर्थ जो हमारा हरियाणा पड़ता है उसमें हमने एक बहुत ही बेहतरीन हमने प्रोजेक्ट बनाया है दादूपुर नलवी प्रोजेक्ट, जिसके ऊपर करीबन 250-300 करोड़ रुपए उस पर लगे। और मेवात क्षेत्र में भी हमने काफी काम किया है। हमने कम से कम 3 मेडिकल कॉलेज हमने खोले हैं। मेवात में नलड़ में अपना कल्पना का कॉलेज जो है चावला कॉलेज के नाम से करनाल के अंदर, और एक मेडिकल कॉलेज हमारा जो है अभी घोषणा की है भिवानी के अंदर। और हमने इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हमने राई में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, जिला महेंद्रगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय नीरपुर के अंदर, खानपुर कला में जो है महिला यूनिवर्सिटी, हिसार में लाला लाजपत राय एनिमल यूनिवर्सिटी, भिवानी में चौधरी बंसीलाल के नाम से विश्वविद्यालय, जींद में रणबीर सिंह हुड्डा के नाम से यूनिवर्सिटी, और मैं समझता हूं कि गांव बिनोला में डिफेंस यूनिवर्सिटी। और 2004 से लेकर 99 से लेकर 2005 तक बीजेपी इनेलो का जो है सरकार रही। इन्होंने अगर एक भी योजना इन्होंने बनाई हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज के बारे में हो, चाहे वो बिजली के उत्पादन के बारे में हो, जितना काम हमने किया है मैं समझता हूं कि इतना काम पहले नहीं हुआ। इसलिए सरकार कांग्रेस की तीसरी दफा भी बनेगी। जवाब दीजिए इस बात का कैप्टन अभिमन्यु सिंह। पूरे आंकड़े गिना दिए, जवाब है इसका आपके पास? जनता आपको वोट क्यों दे? 10 साल से हरियाणा प्रदेश इन्हीं आंकड़ों में उलझा करके रखा हुआ है। और कैप्टन अजय यादव जी की बात को लेकर के चलूं, किस प्रकार से जो वो कह रहे हैं कि हरियाणा का जो बजट है वो बढ़ करके 15 गुना हुआ है, वो वास्तव में हरियाणा का बजट नहीं, हरियाणा के भ्रष्टाचार का बजट जो है वो उसके 100 गुना ज्यादा हुआ है। और हरियाणा प्रदेश में जितनी घोषणाएं अभी तक आपने सुनाई है, इन्होंने वायदा किया था 10 वर्ष पहले कि हम 3 साल के अंदर 24 घंटा बिजली देंगे। 10 वर्ष के शासनकाल के बाद भी हरियाणा प्रदेश में पावर प्लांट के अंदर हजारों करोड़ रुपए के घोटाले करने के बाद भी आज तक 24 घंटे बिजली की सुविधा दे नहीं पाए हैं। जिन विश्वविद्यालयों का नाम दिया है, जैसे जींद का रणबीर सिंह हुड्डा विश्वविद्यालय हो या अन्य या मेडिकल कॉलेज के नाम हो, उनके नाम पर अभी तक एक ईंट भी नहीं लगी है। ये हरियाणा प्रदेश केवल घोषणाओं में उलझा करके रखा हुआ है
और हरियाणा प्रदेश आज के दिन भ्रष्टाचार की विशेष रूप से रियल एस्टेट के अंदर करप्शन का बाजार बन चुका है। बिल्डर माफिया हरियाणा के ऊपर काबिज है। हरियाणा के उद्योग पलायन कर रहे हैं। मारुति और होंडा को अपने यहाँ की फैसिलिटीज को शिफ्ट करना पड़ा है। औद्योगिक हिंसा वह चरम पर है। जातीय आज वैमनस्य हरियाणा में चरम पर है। नौजवान आज बेरोजगारी आज चरम पर है। और जिस पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं, इनको बताना चाहूंगा कि पर कैपिटा इनकम में हरियाणा नंबर 1 का नारा देते हैं। ये गुड़गांव 5.5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति है, तो इन्हीं के अहिरवाल क्षेत्र में महेंद्रगढ़ जिला आता है, जो गुड़गांव से महज 60-70 किलोमीटर पर है। वहां पर केवल 51,000 रुपए प्रति व्यक्ति आए। इतना अंतर्भेद छोटे से हरियाणा के अंदर क्यों है? वो मुख्य रूप से आज हरियाणा की राजनीति इस परिवारवाद और भेदभाव के भ्रष्टाचार का शिकार हो चुकी है, जिसके कारण से हरियाणा प्रदेश आज भारतीय जनता पार्टी की स्वशासन और विकास की राजनीति को स्वीकार करके मोदी जी के तर्ज पर जिस प्रकार से देश के अंदर परिवर्तन लेकर के आना चाहते हैं, हरियाणा की जनता भी और विशेष रूप से हरियाणा के नौजवान ने यह मन बनाया है कि वो भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे। और हम हरियाणा की जनता के बीच में इसी मुद्दे को लेकर के कि आइए 48 वर्ष से जब से हरियाणा बना है, कुछ परिवारों ने हरियाणा की राजनीति के ऊपर 3-3, 4-4 पीढ़ी से कब्जा बना करके रखा हुआ है। हरियाणा के नौजवानों को आज वो मौका नहीं दे रहे हैं कि लोकतांत्रिक आधार पर अपने अधिकारों का उपयोग करके वो विधायक और सांसद बन करके हरियाणा प्रदेश की और अपनी स्वयं की सेवा कर सकें। इन परिवारों की राजनीति से हरियाणा प्रदेश में भ्रष्टाचार पनपता है, तानाशाही पनपती है, गुंडागर्दी पनपता है, जातिवाद पनपता है, क्षेत्रवाद पनपता है। और यही हरियाणा की राजनीति के नासूर हैं। उसको केवल समाप्त कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। अब हरियाणा में परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति नहीं, हरियाणा प्रदेश में अब सुशासन और विकास की राजनीति को लेकर के हम हरियाणा की जनता के बीच में जा रहे हैं। हम समर्थन मांग रहे हैं और समर्थन मिल रहा है। जवाब दीजिए इस बात का, अगर केंद्र में मोदी सरकार है, राज्य में बीजेपी सरकार आ जाए, तो देश की जनता को या राज्य की जनता को इससे बेहतर क्या हो सकता है? तो आप तो कहीं ना कहीं 2 कदम इस रेस में पीछे शुरू कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, जहां तक सवाल है, इन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया है। मोदी सरकार के 3-3.5 साल महीने के शासन में आज रेल के भाड़े 14% बढ़ गए हैं। आप आलू के भाव देखिए, आप टमाटर के भाव देखिए, आप जो है चीनी के भाव देखिए, डीजल के भाव देखिए। 150 जो है डॉलर के हिसाब से डीजल का रेट था, 100 रुपये डीजल का रेट हो गया पर बैरल का। आज तक इन्होंने 1 पैसा डीजल कम नहीं किया। उसके अलावा अगर आप देखेंगे कि ये परिवारवाद की बात करते हैं, इनकी पार्टी में ही इनके जो सांसद हैं वो अपनी बेटों और बेटियों के लिए टिकट मांग रहे हैं। और आज भी वो लिस्ट इसलिए रुकी हुई है कि परिवारवाद को बढ़ावा देने की बात ये कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो है जितने हमारे विधायक हैं अपनी सीट छोड़ के अपने बेटे को देना चाह रहे हैं। जहाँ तक सवाल है मेरे बेटे की, मेरा बेटा यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा, NSY में रहा, इसलिए वो अपने दम पे टिकट मांग रहा है। परिवारवाद की बात अगर है, आपकी इस बात का कोई विश्वास नहीं करेगा कि आपका बेटा इसलिए मांग रहा है क्योंकि अपने दम पर। तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, क्या मुंह में खून लग जाता है तभी परिवारवाद का नशा आता है? क्योंकि पहले जब आप विपक्ष में थे तब आप हमले करते थे इन पर परिवारवाद को लेकर, मगर जब आप सत्ता में आ जाते हैं या आने वाले होते हैं तो मुख्तलिफ हो जाता है रवैया आपका। सर जी, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करने में कोई अंतर नहीं रहा है। और हमने हमेशा वंशतंत्र बनाम जनतंत्र, कुलतंत्र बनाम लोकतंत्र की लड़ाई को लड़ने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नीचे से शुरू होकर के नरेंद्र मोदी जी की तरह से देश का प्रधानमंत्री बन सकता है और प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। क्या हरियाणा प्रदेश के अंदर या देश में कांग्रेस पार्टी में कोई कल्पना भी कर सकता है कि इस प्रकार से कोई कार्यकर्ता परिवारों से अलग हट करके और सीढ़ियां चढ़ करके देश और प्रदेश की सेवा कर सकता है? मैं इनके और सवाल का जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि मोदी जी के 100 दिन के अंदर क्या करके दिखाया है। आप भूल रहे हैं कि आप ही की पिछली सरकार ने फरवरी के महीने में रेल के भाड़े बढ़ाने का प्रस्ताव कैबिनेट पास करके गई थी, उसको लंबित रखा था कि चुनाव के बाद उसको लागू करेंगे। हमने केवल इनके निर्णय को लागू किया और हम निर्णय लागू नहीं करते तो इन्होंने रेल की हालत कर दी थी कि रेल को अगले 1 सप्ताह और चलाने की स्थिति नहीं थी। डीजल के दाम में घटौती हुई है। आपकी जानकारी के लिए, शायद आपको मालूम नहीं है कि आपकी सरकार के कार्यकाल के अंदर जो प्रति बैरल जो कच्चा जो तेल है उसका दाम $100 से कम था। चलिए मेरी गुजारिश ये है कि हम हरियाणा तक सीमित रहें, घटाने का काम हम हरियाणा तक सीमित रहें। और यही मेरा पहला सवाल होने वाला है, क्योंकि सच तो यह है कि जो अथाह सफलता बीजेपी को लोकसभा में मिली थी उसमें एक शख्स का योगदान था, वो थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
तो सवाल ये कि क्या मोदी का जादू अभी भी कायम है या हरियाणा में खत्म हो चुका है? रेल का भाड़ा बढ़ाया, तेल बढ़ाया, चीनी बढ़ाई, गैस बढ़ाने का फैसला लिया। जो ये महंगाई जो है देश के किसान को, गरीब आदमी को, मध्यवर्गीय लोगों को ज्यादा इफेक्ट कर रही है। तो ये आज जो है जो आशा बनी थी इस सरकार से, वो आशा निराशा में बदल रही है और ये बाई इलेक्शन उसका नतीजा है। और हरियाणा में चुनाव आने जा रहे हैं। अभी तो क्या है, राजस्थान में देखा आपने, हमारा पड़ोसी प्रदेश राजस्थान है, उत्तराखंड का जब बाई इलेक्शन हुआ 3 की 3 सीट कांग्रेस जीती। राजस्थान में हुआ 4 में से 3 जीती। गुजरात में हमारी 3 सीटें आई हैं। इस प्रकार से ये अभी तो बाई इलेक्शन ट्रेलर है। अभी हरियाणा के इलेक्शन आने वाले हैं। हम पूरी जो है इसकी फिल्म दिखा देंगे आपको। कांग्रेस की भारी बहुमत से तीसरी बार सरकार बनेगी। ये मोदी फैक्टर क्या गले की फांस बन गई है बीजेपी की? समझ नहीं आ रहा है कि ये मोदी फैक्टर है क्या। अब हमने देख लिया, उत्तर प्रदेश में भी देख लिया हमने, उत्तराखंड में भी देख लिया, गुजरात में भी देख लिया, राजस्थान में भी देख लिया। तो सवाल ये कि क्या वाकई खत्म हो चुकी है मोदी लहर और उसका फायदा अब आपको हरियाणा में नहीं मिलेगा? मोदी फैक्टर कोई एक व्यक्ति नहीं है। मोदी फैक्टर इस देश की राजनीति के अंदर एक प्रकार का नया संस्कार की शुरुआत है कि देश की राजनीति में सामान्य गरीब परिवार से पैदा होकर के कोई व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है और जातिवाद और सांप्रदायिकता के आधार पर वोट ना मांग करके, कैप्टन साहब, वो हम सब जानते हैं, संप्रदाय के नाम पर मोदी फैक्टर है जिसमें बीजेपी अपनी पार्टी को भूलकर, सिस्टम को भूलकर एक व्यक्ति के करिश्मे पर आश्रित होती है। वो है मोदी फैक्टर। आपकी समझ और आपका आकलन हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए यह गर्व और अभिमान का विषय है कि हमारे बीच में से निकल करके एक व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन करके और सांप्रदायिकता और जातिवाद की राजनीति न करके सुशासन और विकास के नाम पर गुजरात में 12 साल शासन देने करके और एक उदाहरण बन करके और देश में स्वीकार्यता बना करके वो सरकार बने। तो मोदी फैक्टर जो है उस देश की राजनीति में सुशासन और विकास को प्रतिनिधित्व करता है और वह हरियाणा प्रदेश की भी आज आवश्यकता है, मांग है। हरियाणा की जनता भी अब सुशासन और विकास चाहती है और देश में तो परिवर्तन हुआ है, हरियाणा में भी वो परिवर्तन चाहती है। सवाल यही है कि क्या बीजेपी के पास मोदी के अलावा कोई फैक्टर नहीं है? पहले सवाल लेते हैं मोदी फैक्टर पर। पहला सवाल आपका जी। ये जो पूरी मोदी लहर थी वो गुजरात के विकास पर निर्भर थी कि गुजरात में ये है, गुजरात में वो है, जैसे कि स्वर्ग बना दिया गुजरात को। पर जो सुविधाएं आप गुजरात में बताते हैं वो हरियाणा में ऑलरेडी मौजूद हैं। तो फिर ऐसे मोदी लहर का गुजरात में, हरियाणा में क्या असर होगा? आपकी एक एक बात का मैं तर्क ब तर्क वापस जवाब दे करके आपको कर सकता हूं। पहले बताना चाहूंगा कि गुजरात में और हरियाणा में क्या फर्क है। गुजरात के अंदर कोई कोयले की खान नहीं है, गुजरात में कोई भाखड़ा का बांध नहीं है, फिर भी गुजरात के अंदर 24 घंटे बिजली मिलती है। ये केवल राजनीतिक संकल्प के कारण है। गुजरात के अंदर कोई छोटे से छोटा कर्मचारी भी रिश्वत लेने की हिम्मत नहीं कर सकता है और हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर के और एक पटवारी संतरी भी बिना रिश्वत के कोई मेडिकल और हॉस्पिटल के अंदर इलाज भी नसीब नहीं हो सकता है। भ्रष्टाचार की खान, हरियाणा मॉडल भ्रष्टाचार की खान बन गई है हुड्डा सरकार। जवाब दीजिए इसका। देखिए ऐसा है, ये कुछ भी कहें ये बिल्कुल निराधार बात है। हमारे मुख्यमंत्री एक स्वतंत्र सेनानी के बेटे हैं और उनके पिता भी जो हैं। और दूसरी बात ये, आजादी को मिले तो 68 साल हो गए सर। नहीं, उनके परिवार से हैं। और डॉक्टर मनमोहन सिंह भी कोई ये नहीं है कि परिवारवाद से थे। उनको सबसे जो है शिक्षाविद थे, उनको हमने प्रधानमंत्री बनाया। ये कैसे कह सकते हैं कि परिवारवाद को हमने बढ़ावा दिया है? नहीं, वैसे मैं आप दोनों को एक लंबी चौड़ी फहरिस्त गिना सकता हूं और आप दोनों के पास उसका जवाब नहीं होगा। परिवारवाद की कम से कम आप दोनों को बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि आप लोगों के पास अधिकार नहीं होगा। नहीं, इनके यहाँ अनुराग जी हैं हिमाचल प्रदेश में जो MP बने, उनके पिता धूमल जो हैं वहां पर अपने मुख्यमंत्री रहे। तो ये कैसे कहते हैं कि परिवारवाद इनके यहाँ नहीं है? हुड्डा साहब के तो बेटे है ही नहीं ना सियासत में। नहीं, पर ये तो आरोप हमारे पे लगा रहे हैं। हमने तो इस तरह की बात नहीं की। जो भी जीतने वाला कैंडिडेट हो, अगर मेरा बेटा जीतने लायक हो और अगर किसी और नेता जो है विनिंग फैक्टर एक होना चाहिए। आपकी पार्टी का नारा रहा है कि कंट्री फर्स्ट पार्टी सेकंड, ये नारा रहा है। पर जैसे आप लोग आजकल चुनाव में हर जगह मोदी फैक्टर की बात करते हैं, उससे ऐसा लगता है कि आपका नारा हो गया है सेल्फ फर्स्ट पार्टी नोवेयर एंड एवरीवन एट लास्ट। बिल्कुल सही सवाल है और इसकी मिसाल उत्तर प्रदेश है। बिल्कुल सही सवाल है क्योंकि इसकी मिसाल उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में आपके पास कुछ नहीं था ऑफर करने का और नतीजा हमारे सामने, सारी सीटें आपकी थी, निकल गई। विशाल जी, मैंने कहा कि आज की राजनीति में नरेंद्र मोदी जी एक व्यक्ति नहीं, वो एक विचार हैं।
और जिस विचार को देश ने स्वीकार किया है, और वही ये विचार देने वाले हैं कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट, और उसी समर्पण के प्रमाण सबसे बड़े देश की राजनीति में कोई व्यक्ति है तो नरेंद्र मोदी जी हैं, और वही आज देश की जनता ने उनको स्वीकार भी किया उस रूप में। चलिए अब हम रुख करते हैं हमारी अगले सवाल का। हमारा अगला सवाल है जो कि हरियाणा की सियासत में एक बहुत ही गंभीर आयाम रखता है। क्या यहां पर बिल्डर माफिया चल रहा है? खेमका की रिपोर्ट के अंदर ये बात पूरी तरह से क्लियर होगी कि सरकार ने हरियाणा प्रदेश की जमीन को गलत तरीके से उनको देने का काम किया। इसलिए हम आज आपके माध्यम से इस बात की डिमांड करते हैं कि उसकी बाकायदा तौर पे खेमका जी ने जो रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट को किसी सिटिंग जज को सौंपा जाए, वो तो इसकी पूर्ण तरह से इंक्वायरी करे और मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। वो तो झूठ का पुलंदा है। मैं पहले भी कह चुका, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी कहा है। वो तो जमीन की बात कर रहे हैं, मैं ना एकड़ की बात करता हूं ना बीघे की बात करता हूं। 1 इंच भी जमीन मैंने एक्वायर करके किसी बिल्डर को नहीं दी। अगर दी हो तो नाम जमीन का बताएं, जो वो बताएं उनको, क्योंकि उनका काम ही झूठ और लूट का रहा है। दिखाने वाले आगे निकलते हैं। भ्रष्टाचार से देश को मुक्त कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए। डीएलएफ को आपकी जो प्रेफरेंस है वो क्यों है? इसलिए तो नहीं कि एक सज्जन है, उनका 50% उसमें शेयर होल्डिंग है, नॉर्थ इंडिया आईटी पार्क्स, और वो सज्जन कौन है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, रॉबर्ट वाड्रा। नहीं, देखिए ऐसा है, ये मोदी जी जो है अडानी जी को जो है वो मेरा सवाल ही नहीं था सर आपसे। कितना फायदा अडानी और मोदी को भूल जाइए, सवाल मेरा रॉबर्ट वाड्रा पे था। क्या आपने डीएलएफ पर इतने रहमो करम इसलिए दर्शाया है या बरसाया है क्योंकि वहां पर रॉबर्ट वाड्रा की 50% होल्डिंग है? उसकी हमारी इंक्वायरी हुई है, उस इंक्वायरी में बिल्कुल उनको पाक साफ किया है। कोई भी इस प्रकार का जो आरोप है वो निराधार आरोप है। ठीक है। और उसके बारे में बाकायदा इंक्वायरी रिपोर्ट हुई है और उसमें वो बिल्कुल ही जवाब दीजिए। आरोप आपने तो बाकायदा दामाद नामा करके निकाला था, मुझे याद है चुनाव से पहले। आपकी राजस्थान सरकार एक एफआईआर तक दर्ज नहीं कर सकी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ, तो क्या ये सब महज हवा में बातें थी? अभिसार जी, पहले तो मैं आपको कहूं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर बिल्डर माफिया और राजनीतिक नेतृत्व ने जिस प्रकार से मिलकर के हरियाणा को लूटा है, अगर इसकी एक एक बिंदुवार में घोटाले सामने रखने लग जाऊं तो कई घंटे लग जाएंगे। और मैं चुनौती देता हूं कि मुख्यमंत्री स्वयं आ जाए और कैप्टन अजय यादव जी आ जाएं और 2 घंटे की सार्वजनिक बहस एक एक मुद्दे के ऊपर हमारे साथ कर लें। हम चीर फाड़ करके बताएंगे किस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ है। जो बिल्डर राज की आपने बात करी है, आपने बताया जो फैक्ट्स, मेरे भी वही सेम फैक्ट्स हैं कि जो हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर के बाद भी गवर्नमेंट ने इतनी जल्दी क्यों करी डीएलएफ को प्रॉपर्टी देने की? वो अपनी पॉलिसी को रिव्यू क्यों नहीं करती? हरियाणा गवर्नमेंट जो लैंड एक्विजिशन अभी भी करंटली जो मानेसर से लेके आपने बावल तक एक्विजिशन के लिए फाइल किया है, जो आपकी आ चुकी है सूचना न्यूज़पेपर में भी, उसके लिए गवर्नमेंट को इतनी जल्दी क्या है? सेम ऐसा ही मानेसर में जो एक्विजिशन हो रहा है आज की डेट में, वो इतनी जल्दी गवर्नमेंट को क्या है? हरियाणा गवर्नमेंट पॉलिसी रिव्यू करने के बजाय पुलिस को क्या भेज देती है बार बार वहां पे? नहीं, सवाल यहाँ पर ये है, एक मुद्दा है कि जब से आपकी सरकार आई है आपने 3 बार मास्टर प्लान बदला है बिल्डर्स के लिए। यही नहीं, डेवलपिंग लाइसेंसेस। मैं 4-5 आपको बातें बताना चाहता हूँ किस प्रकार से हरियाणा में लैंड स्कैम्स किए गए हैं। इन्होंने बार बार मास्टर प्लान बदल करके अपने लोगों को बता करके कि यहाँ पर आर जोन और कमर्शियल जोन आने वाला है, जाकर के किसानों की जमीन एडवांस में खरीद लो, और मास्टर प्लान का एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। दूसरा, इंस्टीट्यूशनल लैंड 3 बार बदला गया है। नहीं, आप बात कह चुके, 3 बार मास्टर प्लान बदला गया है। डेवलपिंग लाइसेंस 150% ज्यादा दिए जब आपकी सरकार आई है, ये तथ्य है। देखिए ऐसा है, मास्टर प्लान बनना एक अपना सरकार का अपना नियम है, ये समय समय पे बनाया जाता है। हम जांच करके 1 महीने बाद जांच करेंगे और इनकी सबकी एक एक बात को उजागर करके हरियाणा की जनता के सामने रखेंगे कि कैसे स्कैम किए गए, कैसे मास्टर प्लान में परिवर्तन किया गया। अब हम एबीपी न्यूज पर इस कार्यक्रम में अपना अगला सवाल लेते हैं, कौन बनेगा मुख्यमंत्री में। कैलाश विजयवर्गीय ने एक बहुत दिलचस्प आरोप लगाया। वो आरोप ये है कि हुड्डा साहब जो हैं छोटी छोटी पार्टियां बनाकर बीजेपी को चित करना चाहते हैं। तो हुड्डा जी यही कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वोट काटने के लिए उनके द्वारा पैदा किए गए लखपति से करोड़पति बनाने वाले गोपाल कांडा को उन्होंने आशीर्वाद दिया है। विनोद शर्मा जो आज हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी में खेल रहे हैं, उनका संरक्षण हुड्डा जी को था, आज वो ब्राह्मण वोट काटने के लिए अलग से कर रहे हैं। बीएसपी में
दलित वोट काटने के लिए वो इस प्रकार के गठबंधन की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर भाजपा को रोकने के लिए वो इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं, पर हरियाणा की जनता जाग गई है। वो हुड्डा जी की इस चाणक्य नीति के सामने नतमस्तक नहीं होगी, बल्कि इसको करारा जवाब देगी। खैर, चाणक्य नीति में तो बीजेपी माहिर हुआ करती थी, मगर कहीं ऐसा तो नहीं है कैप्टन साहब कि हार की जमीन तैयार की जा रही है तमाम बहाने देकर? अभिसार जी, एक अच्छा वातावरण हरियाणा प्रदेश में बना है। इस नई महाभारत में आज धर्म, सत्य और न्याय के पक्ष में लोग अलग खड़े हैं और अधर्म, असत्य और अन्याय एक तरफ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ये वो लोग हैं जो परिवारवादी राजनीति करते हैं, जातिवादी राजनीति करते हैं और 10 वर्ष में कांग्रेस के साथ सरकार में मिल करके मलाई खा करके आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो आंधी चल रही है, मोदी जी के नाम की जो सुनामी चल रही है, उसमें अपने परिवार के राजनीतिक अस्तित्व और वजूद को बचाने के लिए ये मिलकर के आज राजनीति कर रहे हैं। भाजपा ने गठबंधन किससे किया है? विनोद शर्मा से किया है। और वो किसके पहले साथी थे? इनके साथी। अब नहीं है, अब नहीं। हमारे साथी कहाँ थे? आपके मंत्री थे, इनका गठबंधन आपके माननीय मंत्री थे, आज भी कहते हैं उनकी अच्छी मित्रता है। और दूसरा, जहाँ तक गोपाल कांडा की बात हो, जो विनोद शर्मा की बात हो, आपके माननीय मंत्री थे, अपनी मर्जी से गए हैं। हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपने आप में सक्षम है और हमारी बहुमत आएगा इस बार और हर तीसरे बार सरकार हमारी बनेगी। अब हम अपने कार्यक्रम का आखिरी सवाल आपके सामने रखना चाहेंगे। कांग्रेस की हालत खराब है। आज कांग्रेस को लोग छोड़ करके दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की हालत उससे भी ज्यादा बुरी है। और अब खास करके ये जो 33 विधानसभा के रिजल्ट आए, इसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी की हवा बिल्कुल निकल गई। मैं आप दोनों से सिर्फ 20-20 सेकंड में इसका जवाब चाहूंगा कि मेरे पास वक्त कम है। सबसे पहले अजय जी 20 सेकंड में जवाब दीजिए, क्या आईएनएलडी का डर है आपको? आईएनएलडी जो इनके खुद की पार्टी से लोग छोड़ के भाग रहे हैं और हमारी पार्टी से वो लोग जा रहे हैं जिनको या तो टिकट नहीं मिल रही या मुख्यमंत्री के वो दावेदार हैं। हमारी पार्टी के अंदर जो लोग जो लॉयल हैं, हमारे जैसे लॉयलिस्ट, चाहे पार्टी के अंदर कितना ही हमारे मतभेद हों, लेकिन हम सोनिया गांधी के सिपाही हैं। हम पार्टी के अंदर रहकर और हम काम करेंगे। ये नहीं है कि अगर थोड़ा सा आपको, अभी आपने देख लिया राजस्थान में 3 सीटें हमारी आई हैं, गुजरात में हमारी 3 सीटें आई हैं, तो आज दोबारा उत्तराखंड में 3 सीटें हमारी आई हैं। तो लोग बाग दोबारा से मोह भंग हो गया मोदी से। और अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं होती, आप सोनिया गांधी के सिपाही बता रहे हैं खुद को। 30 सेकंड में आप बताइए, 30 सेकंड में क्या आईएनएलडी का डर है? देखिए, डर किसको होता है? जिसकी पार्टी को लोग छोड़ के जा रहे हैं। हमारी पार्टी में तो कांग्रेस हो, आईएनएलडी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, सब दलों से हरियाणा दलित कांग्रेस पार्टी हो, लोग छोड़ करके हमारे यहाँ आ रहे हैं। तो डर तो उनको होना चाहिए जिनकी पार्टी से लोग पलायन कर रहे हैं, जिनकी पार्टी की संस्कृति के कारण लोग उनको छोड़ करके जा रहे हैं। आज ये डूबते हुए जहाज हैं और ये केवल मात्र अपने परिवार की राजनीति अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हरियाणा की जनता का, किसान मजदूर, गांव और खेत का इनका कोई चिंता नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन अभिमन्यु, कैप्टन अजय यादव। तो आपने एबीपी न्यूज पर कौन बनेगा मुख्यमंत्री में गर्मा गर्म बहस देखी। ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नए मेहमानों और नई जगहों का हम रुख करेंगे। ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। शुक्रिया। दिखाने वाले आगे निकल गए। भ्रष्टाचार से देश को मुक्त कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए।